गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारत की खोज का पार्ट 4 जो था युगों का दौर, उसके 5 वीडियो हम देख चुके थे। अब आगे का पॉइंट हम पढ़ते हैं छठे वीडियो में। तो चलिए पढ़ते हैं इस पार्ट को। विकास और ह्रास, यानी कि तेजी से ऊपर डेवलपमेंट और फिर कैसे नीचे आए, वो बात कही जा रही है। ईसवी सन के पहले हजारों वर्ष में भारत में आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़ों के कारण बहुत उतार चढ़ाव आया। फिर भी यह समय ऊर्जा से उपनाता और सभी दिशाओं में अपना प्रसार करते हुए कर्मठ राष्ट्रीय जीवन का समय रहा है। ईरान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया से उसका संपर्क बढ़ता है और इस सब से बढ़कर पूर्वी समुद्रों की ओर बढ़ने की शक्तिशाली प्रेरणा पैदा होती है। परिणाम स्वरूप भारतीय उपनिवेशों की स्थापना और भारतीय सीमाओं को पार कर दूर दूर तक भारतीय संस्कृति का प्रसार होता है। इन हजार वर्षों के बीच के समय में, यानी चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर छठी शताब्दी तक, गुप्त साम्राज्य समृद्ध होता है। यह जो है वो भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। इस युग की संस्कृत साहित्य में एक प्रकार की प्रशांति, आत्मविश्वास और आत्म स्वाभिमान की दीप्ति और उमंग दिखाई पड़ती है। स्वर्ण युग के समाप्त होने से पहले ही कमजोरी और ह्रास्व के लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। यानी कोई चीज़ जब तेजी से आगे बढ़ता है तो फिर उसके बाद से क्या होता है, वो विकास की चरम सीमा पे पहुंच जाता है, फिर उसका पतन भी होता है। तो वो कह रहे हैं कि वो दिखाई देने लगती है। उत्तर पश्चिम के गोरे हुड़ों के दल आते हैं और बार बार वापस खदेड़ दिए जाते हैं, किंतु धीरे धीरे वे उत्तर भारत में अपनी राह बना लेते हैं और आधी शताब्दी तक पूरे उत्तर में अपने को राज सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं। इसके बाद अंतिम गुप्त सम्राट मध्य भारत के एक शासक यशोवर्मन के साथ मिलकर बहुत प्रयत्न करके हुड़ों को निकाल बाहर करता है। इस लंबे संघर्ष ने भारत को राजनीतिक और सैनिक दोनों दृष्टियों से दुर्बल बना दिया। हुड़ों के उत्तर भारत में बस जाने के कारण लोगों में धीरे धीरे एक अंदरूनी परिवर्तन घटित हुआ। हुड़ों के पुराने वृत्तांत कठोरता और बर्बरता व्यवहार से भरे पड़े हैं। ऐसा व्यवहार जो युद्ध और शासन के भारतीय आदर्शों से एकदम भिन्न था। जब हुड़ आकर उत्तर भारत में बसने लगे, रहने लगे और वहाँ शासन करने लगे, तो अंदर ही अंदर लोगों के अंदर क्या होने लगा, एक दुखद अनुभव होने लगा। अंदरूनी रूप से एक धीरे धीरे परिवर्तन घटित होने लगा। अब वो चेंज चाह रहे थे, वो वहाँ से हटना चाह रहे थे। 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासन काल में उज्जैनी, यानी आधुनिक उज्जैन, जो महाकाल का उज्जैन है, उज्जैन जो गुप्त शासकों की शानदार राजधानी थी, फिर से कला, संस्कृति और एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बनती है। लेकिन आने वाली सदियों में वह भी कमजोर पड़कर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। 9वीं शताब्दी में गुजरात का मिहिर भोज उत्तर और मध्य भारत में छोटे राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य कायम करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। जो गुजरात का मिहिर भोज था, वो क्या करता है, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। एक बार फिर साहित्यिक पुनर्जागरण होता है, जिसके प्रमुख व्यक्तित्व राजशेखर हैं। 11वीं शताब्दी के आरंभ में एक बार फिर एक दूसरा भोज सामने आता है, जो बहुत पराक्रमी और आकर्षक है, और उज्जैनी फिर एक बड़ी राजधानी बनती है। कन्नौज के बाद वापस से उज्जैनी में राजधानी बनाई जाती है। यह भोज बड़ा अद्भुत व्यक्ति था, जिसने अनेक क्षेत्रों में प्रतिष्ठा हासिल की। वह व्याकरण और कोशकार था। साथ ही उसकी दिलचस्पी भेषज और खगोल शास्त्र में थी। उसने इमारतों का निर्माण कराया और कला एवं साहित्य का संरक्षण किया। वह स्वयं कवि और लेखक था,
जिसके नाम से कई रचनाएं मिलती हैं, उसका नाम महानता, विद्वता और उदारता के प्रतीक के रूप में लोक कथाओं और किस्सों का हिस्सा बन गया था। इतना अच्छा वो राजा था कि लोक कथाओं का हिस्सा बन गया था। उसकी महानता, विद्वता और उदारता, इन तमाम चमकदार टुकड़ों के बावजूद एक भीतरी कमजोरी ने भारत को जकड़ रखा है, जिससे उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि उसके रचनात्मक क्रियाकलाप भी प्रभावित होते दिखाई पड़ते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही है और इसने दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत को जल्दी प्रभावित किया। वस्तुतः दक्षिण आक्रमणकारियों के लगातार हमलों का मुकाबला करने के दबाव से बचा रहा। हमेशा दक्षिण में बहुत कम आक्रमण हुए। सभी आक्रमण कहाँ हुए? उत्तर से। आप अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ये जितने भारत के उत्तर साइड के जो राज्य थे, चाइना था, वो सभी लोग क्या करते थे, जो देश थे वो सब उत्तर से ही भारत पे ज़्यादा आक्रमण हुए, तो वो आक्रमणकारियों से हमेशा बचा रहा। उत्तर भारत की अनिश्चित स्थिति से बचाव के लिए बहुत से लेखक, कलाकार और वास्तुशिल्पी दक्षिण में जाकर बैठ गए। दक्षिण के शक्तिशाली राजाओं ने इन लोगों को रचनात्मक कार्यों के लिए ऐसा अवसर दिया होगा जो उन्हें दूसरी जगह नहीं मिला। तो उत्तर से भागकर लोग कहाँ जाकर बस गए थे? दक्षिण में बस गए थे। गर्चे उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पर जीवन वहाँ समृद्ध था और वहाँ कई केंद्र सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से सक्रिय थे। हमेशा की तरह बनारस धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था। लंबे समय तक कश्मीर भी बौद्धों और ब्राह्मणों के संस्कृत ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा। भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे। इसमें सबसे प्रसिद्ध नालंदा था, जिसके विद्वानों का पूरे भारत में आदर किया जाता था। यहाँ चीन, जापान और तिब्बत से विद्यार्थी आते थे, बल्कि कोरिया, मंगोलिया, बुखारा से भी। धार्मिक और दार्शनिक विषयों, बौद्ध और ब्राह्मण दोनों के अनुसार दार्शनिक विषयों के अलावा दूसरे विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। कला और वास्तुशिल्प के विभाग थे, वैदक का विद्यालय था, कृषि विभाग था, डेयरी फार्म था और पशु थे। विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार ज़्यादातर नालंदा के विद्वानों ने किया है। इसके अलावा बिहार में आजकल के भागलपुर के पास विक्रमशिला और काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय थे। गुप्त शासकों के समय में उज्जैनी विश्वविद्यालय का उत्कर्ष हुआ। दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय था। जो जो सहस्त्राब्दी समाप्ति पर आ रही थी, यह सब सभ्यता के तीसरे पहर जैसे लगने लगता है। दक्षिण में अब भी तेजस्विता और शक्ति शेष थी और वह कुछ और शताब्दियों तक बनी रही, पर ऐसा लगता था जैसे हृदय स्तंभित हो चल रहा हो, उनकी धड़कनें मंद होने लगी हों। 8वीं शताब्दी में शंकर के बाद कोई महान दार्शनिक नहीं हुआ। शंकर भी दक्षिण भारतीय थे। ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्म का ह्रासव होने लगा, यानी पतन होने लगा, और पूजा के विकृत रूप सामने आने लगते हैं, विशेषकर यांत्रिक पूजा और योग पद्धति के भ्रष्ट रूप। साहित्य में भवभूति 8वीं शताब्दी आखिर बड़ा व्यक्ति था। गणित में आखिरी बड़ा नाम भास्कर द्वितीय 12वीं शताब्दी का है। कला में ईवी हैवेल के अनुसार 7वीं या 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक भारतीय कला का महान युग था। यही समय यूरोप में गाथिक कला के चरम विकास का समय था। प्राचीन भारतीय कला की रचनात्मक प्रवृत्ति का ह्रास स्पष्ट रूप से 16वीं शताब्दी में होने लगा। मेरा ख्याल है कला के क्षेत्र में भी उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में ही पुरानी परंपरा ज़्यादा लंबे समय तक कायम रही। उपनिवेश में बसने के लिए आखिर बड़ा दल दक्षिण से 9वीं शताब्दी में गया था, लेकिन दक्षिण के चोल वंशी 11वीं शताब्दी में तब तक एक बड़ी समुद्री शक्ति बने रहे,
जब तक उन्हें श्री विजय ने परास्त करके उन पर विजय नहीं प्राप्त कर ली। समय के साथ भारत क्रमशः अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को खोता जा रहा था। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी और कई सदियों तक चलती रही। इसका आरंभ उत्तर में हुआ और अंत में यह दक्षिण पहुंच गई। इन राजनीतिक पतन और सांस्कृतिक गतिरोधों के कारण थे। राधा कृष्णन का कहना है कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी। जो भारतीय दर्शन था उसने क्या किया? अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी। यह सही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता खो जाने से सांस्कृतिक ह्रास अनिवार्य रूप से हो जाता है, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता तभी छिनती है जब उससे पहले किसी तरह का ह्रास शुरू हो जाता है। भारत जैसे विशाल और विकसित और अत्यंत सभ्य देश बाह्य आक्रमण के सामने तभी हार मानेगा जब या तो भीतर से खुद पतनशील हो या आक्रमणकारी युद्ध कौशल में उससे आगे हो। भारतीय राष्ट्र में इन 1000 वर्षों के अंत में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हर सभ्यता के जीवन में राष्ट्र और विघटन के दौर बार बार आते हैं, पर भारत ने उनसे बचकर नए सिरे से अपना कायाकल्प कर लिया। उसमें एक ऐसा सक्रिय अंत स्थल रहा जो नए संपर्कों से अपने को हमेशा ताज़ा रूप देकर फिर से अपना विकास करता रहा। कुछ इस रूप में कि अतीत से भिन्न होकर भी उसके साथ गहरा संबंध बना रहा। भारत में हमेशा से व्यवहार में रूढ़वादिता और विचारों में विस्फोटक का विचित्र संयोग रहा है। रूढ़वादिता विचार मतलब कोई परिवर्तन नहीं चाहते, ऐसी विचारधारा। तो सभ्यताओं के ध्वस्त होने के हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण यूरोप की प्राचीन सभ्यता है, जिसका अंत रोम के पतन के साथ हुआ। भारतीय सभ्यता का ऐसा नाटकीय अंत ना उस समय हुआ और ना बाद में, किंतु उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई पड़ रहा था। पर लगातार ये दिख रहा था कि अब ये पतन की तरफ जा रहा है। शायद यह भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते हुए कट्टरपन और गैर मिलनसारी का अनिवार्य परिणाम था, जिसे यहाँ की जाति व्यवस्था में देखा जा सकता है। जहाँ भारतीय विदेश चले गए, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में, वहाँ उनकी मानसिकता, रीति रिवाज और अर्थव्यवस्था किसी से इतना कट्टरपन दिखाई नहीं पड़ा। अगले 400-500 वर्ष तक वे इन उपनिवेशों में फले फूले और उन्होंने तेजस्विता और रचनात्मक शक्ति का परिचय दिया। स्वयं भारत में गैर मिलनसारी की भावना ने उनकी रचनात्मकता को नष्ट कर दिया। यानी कि किसी के आने पे वो मिलते नहीं थे, तो उनकी रचनात्मकता को क्या किया उन लोगों ने कि गैर मिलनसारिता, मैंने तुरंत सामने वाले से मिल नहीं पाते हैं, तो इसको बोलते हैं गैर मिलनसारिता की भावना ने उनकी रचनात्मकता को नष्ट कर दिया। जीवन निश्चय चौकटे में बट गया, जहां हर आदमी का धंधा स्थायी और नियत हो गया। देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का काम हो गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय वाणिज्य व्यापार को नीची नज़र से देखते थे। नीची जाति वालों को शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित रखा गया और उन्हें अपने से ऊंची जाति के लोगों के अधीन